हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो सभी एग्ज़ाम में आई हुई हैं। और ये रचनाएं ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। जितने भी आपके हिंदी से संबंधित आपके परीक्षाएं होंगी उन सभी में आना तय है। तो यहाँ पर आज मैं जो टॉपिक लेके आई वो रचना एवं रचनाकार। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे, हिंदी साहित्य के कितने कालखंडों में विभक्त किया गया। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया। तो ये जो हिंदी साहित्य के कालखंड हैं, ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो हमारे हिंदी जगत में सर्वोपरि मानी जाती है। और वो एक ऑथेंटिक बुक है। उन्हीं के बुक के आधार पर जो नए नए आलोचक हुए हैं, उन्होंने उन्हीं की बुक का सहारा लेकर आलोचनाएं की हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें ये ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य के जो कालखंड हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बांटे हुए हैं। तो यहाँ पर वो दिए हुए हैं कि कौन कौन से हैं। तो देख लेंगे। यहाँ पर आदिकाल समय सीमा है उसकी 1050 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, विक्रमी संवत दिया हुआ है, रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से 1984 तक या अब तक। इस तरीके से आप इसको समझ लेंगे। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको यहाँ पर कि आदिकाल में आपका सबसे पहले पृथ्वीराज रासो ही ऐसी रचना है जो आदिकाल में पाई जाती है डिंगल शैली में। ठीक है। भक्तिकाल में आपके सगुण भक्तिकाल और निर्गुण भक्तिकाल दो तरह के आ जाते हैं, तुलसीदास जी और कबीरदास जी। तुलसीदास जी होते हैं आपके सगुण भक्ति के और कबीरदास जी होते हैं आपके निर्गुण भक्ति धारा के कवि। आगे हम देखते हैं और प्रश्नों को। तो पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, यहाँ पर पूछा गया। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीएसआई में आपका आ चुका है ये। तो ये किस कवि की रचना है ये पूछा है यहाँ पर। तो ये सारंगधर, नरपति नाला, चंद्रबरदाई या फिर जगनिक। तो जी हाँ, यहाँ पे चंद्रबरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई है। रासो परंपरा का प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये। ठीक है। अन्य और कौन कौन से ग्रंथ है इस परंपरा के, तो वो देख लेते हैं। रासो ग्रंथ परंपरा के चंद्रबरदाई का तो आपने देख लिया, पृथ्वीराज रासो। दलपति विजय का है खुमान रासो। नरपति नाले का है आपके यहाँ पर बिजलदेव रासो। जगनिक का है परमाल रासो। नल सिंह का है विजयपाल रासो। सारंगधर का है हमीर रासो। सभी बेहद महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, यानी कि परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर हिंदी प्रथम भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा माना गया है। यहाँ पे पूछा है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा माना गया है। शतसई, रामलला नेचू, पृथ्वीराज रासो, आला उदल। तो यहाँ पे बिल्कुल पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक माना गया है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, बलदेव चंद्र हैं, भगवान सिंह हैं, चंद्रबरदाई हैं, भट्ट केदार हैं। तो यहाँ पर जयचंद्र प्रकाश रचना किसकी है ये देखना है हमें यहाँ पर। तो ये किसकी है, भट्ट केदार की है। यह वीर रस का प्रबंध काव्य है, ये ध्यान रखना है हमें, जिसकी रचना 1224 में हुई थी। और चंद्रबरदाई कृति पृथ्वीराज रासो की हम ये पहले पढ़ चुके हैं। रासो चरित काव्य और उसकी रचना है रासक शैली में हुई थी, यानी कि ये किसने कहा है। रासो चरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, ये कथन किसने कहा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य क्षति मोहन ने। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है, सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बहुत बड़े आलोचक हुए हैं, जो कि उन्होंने आचार्य शुक्ल जी को बहुत प्यार से और पॉजिटिव में और नेगेटिव दोनों तरीके से अच्छे से उन्होंने को आलोचना का साथ लेते हुए अपने वक्तव्य दिए हुए हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो भक्ति काल की है, आदिकाल की है। तो हम जानते हैं कि ये आदिकाल की रचना है। यहाँ देख लीजिए, हमने रचनाओं के नाम देख लिए थे। आदिकाल की अन्य रचनाएं बीसलदेव रासो, नरपति नाला, परमाल रासो, जगनी, विजयपाल रासो, नल सिंह। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अबुल राही, श्री प्रसाद, अबुल हसन, सुदर्शन। जी हाँ, अबुल हसन
इनका वास्तविक नाम था। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते। बेहद महत्वपूर्ण यहाँ से ये लाइन है कि खड़ी बोली के कवि कौन कहे जाते हैं, तो आपके अमीर खुसरो, खड़ी बोली के आदि कवि, ठीक है, हिंदी के नहीं, खड़ी बोली के आदि कवि कौन कहे जाते हैं, अमीर खुसरो। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकर्रियाँ, दो सुकने, गजल आदि हैं। अमीर खुसरो का समय है 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। तो हमें देखना है कौन सा है, तो 13वीं शताब्दी सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म 1253 उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं, हमने ये देखा था, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तो अमीर खुसरो। कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? साकी, शबद, रमैनी, बीजक, किसमें देख लीजिए। तो यहाँ पे मृगावती, सूरसागर, पदावली, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बीजक में है। ठीक है, कबीरदास जो रचना संकलित है वो कहाँ है आपकी, बीजक में है। तो यहाँ पर साकी, शबद, रमैनी का संकलन बीजक नाम से किया गया है, जबकि मृगावती, कुतुबन, सूरसागर, सूरदास, पदावली, विद्यापति की रचनाएं, सबके नाम अलग अलग दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है। यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ है किस तरीके से। तो यहाँ पर बीजक, साकी, शबद, रमैनी किसने किया है, कबीरदास जी की रचना संकलन है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम किसकी रचना है, जायसी जी की हैं। रामचरितमानस, गीतावली, रामलला, नैचू, तुलसीदास जी की हैं ये सभी। कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल। इसमें रामचरितमानस की भाषा पूछी जाती है कौन सी है, और पूछा जाता है कांड कितने हैं। तो रामचरितमानस में लगभग आपके 7 कांड हैं और भाषा है इसकी अवधी। विनय पत्रिका को पूछा था विनय पत्रिका किस भाषा में है, तो ये भी क्या, अवधी भाषा में है। बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है, तो हम आगे देख आए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो आपकी कबीर के उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में पूछा गया प्रश्न है आपका। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के आदिकाल प्रसिद्ध कवि तथा समाज सुधारक थे। इनका जन्म लहतारा, काशी, वाराणसी में हुआ था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध। इनके 3 भाग हैं, साकी, शबद, रमैनी। तो छोटी सी जानकारी दे देती हूँ यहाँ पर। जो कबीरदास जी की भाषा थी उसको साधुकड़ी कहा है, साधुकड़ी कहा है आचार्य शुक्ल जी ने। और पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास जी ने। और वहीं वाणी का डिक्टेटर कहा है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वाणी का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ इतनी जानकारी आपको मिलती है। दिए गए प्रश्नों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है, तो सूर्य। यहाँ ध्यान देने वाली बात, ये निर्गुण पूछा है, मैंने शुरू में डिस्कस किया था निर्गुण भक्ति काव्य के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। तो यहाँ पे सूर्य है, कबीर है, तुलसीदास है, केशव। तो जी हाँ, यहाँ पे कबीरदास जी। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ऐसे कवि जिन्होंने संत होने के बाद ही पूर्णतः जीवन का निर्वाह किया। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह आडंबर, मूर्ति पूजा, जब तब, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया है। यहाँ देखिए, बरियां बीती, बल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छोड़े हाथ थे, तिन दिन नेड़ा आया। किस पंक्तियाँ किसकी हैं, कबीरदास जी, रहीम, सूरदास, घनानंद। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जी हाँ, ये पंक्तियाँ किसकी हैं, कबीरदास जी की। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कबीरदास जी की। बरियां बीती, बल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। महत्वपूर्ण है ये पंक्तियाँ, यूपीएसआई में ये आई हुई पंक्तियाँ हैं आपकी। निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन है, फिर से यहाँ पूछा है, निर्गुण रिपीटेड प्रश्न है। देखिए आप,
प्रश्नों का करवाने का मतलब फ्रेंड्स यही है यहाँ पर कि प्रश्न किस तरह से रिपीट होते हैं एग्जाम में, किस तरह से पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर। तो यहाँ पर कबीर हो जाएगा सही उत्तर। सादुकड़ी किसकी भाषा थी, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कबीर की किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। श्याम सुंदर दास ने जी क्या कहा था, पंचमेल खिचड़ी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, भाषा का डिक्टेटर। कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे, रैदास, धर्मदास, दादू, सुंदरदास। तो जी हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, धर्मदास थे। ठीक है, कबीर के शिष्य प्रमुख थे धर्मदास, जिन्होंने कबीर की वाणी का संकलन बीजक नाम से किया। इन्होंने कबीर के का शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी थी। किसने, धर्मदास जी ने। कबीरदास जी किस शाखा के कवि थे, तो आपके ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे, पहला सही हो जाएगा। निर्गुण भक्तिधारा ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि थे। इनकी रचनाएं साके शबद रामायण बीजक में संकलित हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उप गद्यांश के रचयिता हमें पता ही अच्छे से कौन है, कबीरदास जी हैं। कबीर की भाषा कैसी थी, ठीक है, तो सादुकड़ी। संत कबीर का जन्म बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये देखिए 1398 में हुआ था काशी में। 1518 मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, मगहर में जाने का मतलब ये था कि मगहर से संबंधित लोगों को ये गलत फहमी थी कि मगहर में जो मरता है वो नरक में जाता है। तो कबीरदास जी ने जानबूझकर कहा कि अब मैं मगहर में ही मरूंगा। तो वो अपनी मृत्यु के अंतिम समय में कहाँ पहुँच गए थे, मगहर में ही पहुँच गए थे। 1518 में उनकी मृत्यु हुई थी। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिले, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी इत्यादि। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है, यानी कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत जो उपदेश देना चाहिए था उसमें ये पूछा गया कि किसका उपदेश उन्होंने नहीं दिया है। तो यहाँ पे मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने अच्छे से किया है। जाति प्रथा का खंडन उन्होंने अच्छे से किया है। स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड, ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया नहीं तो ये नहीं किया है। ठीक है, स्त्री पुरुष समानता पर उन्होंने जोर नहीं दिया है। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष समानता का उपदेश नहीं दिया। ये हो गया आपका। यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था, सगुण था, वैष्णव मतवादी था, सूफी मतवादी था, सगुण था, निर्गुण था, कैसा था, तो निर्गुण था। रामानंद के प्रिय शिष्यों में कबीरदास का नाम अग्रणी है। कबीरदास निराकार ईश्वर की निर्गुण की भक्ति पर बल दिया है। वेद पुराणों का स्वीकार किया है इन्होंने। ये जाति और मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। कबीर अनपढ़ थे, फिर भी इन्होंने अनेक पदों की रचना की। इनकी रचनाएं साके शबद रामायणी हैं, जिनका संकलित रूप बीजक के नाम से प्रचलित है। ये लोधी वंशीय शासक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न ही कहा है, कबीर किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि, कितनी बार प्रश्न को बार बार घुमा फिराकर कबीरदास जी के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो कबीरदास जी थे निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के कवि। अब आते हैं सूफी कवि। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप से अपनाया था, तो यहाँ पर उन्होंने क्या, अवधी को। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण का जो लिखा हुआ पद्मावत है, जो कि इन्होंने अवधी भाषा में ही लिखा है। देख लेते हैं इनके बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध सूफी फ़कीर कवि हैं। मोइनुद्दीन के शिष्य थे। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन कवि थे। ये शेरशाह के समकालीन कवि। अमेठी, जो कि आपका रायबरेली के पास है, अमेठी के निकट जायस में रहते थे। इन्होंने अवधी भाषा का सरल और साधारण रूप से अपनाया था। अपनी रचनाओं में चौपाई, दोहा, छंद, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया। उत्प्रेक्षा इनका मनपसंद अलंकार था। इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, विचित्र रेखा आदि हैं। ठीक है, आखिरी कलाम में इन्होंने बाबर की प्रशंसा की है। पद्मावत में आपकी स्टोरी आप जानते हैं, किस तरह से जो पद्मावती होती है और राजा रत्नसेन होते हैं, नागमती का वियोग वर्णन, इस तरह से पूरा पद्मावत काफ़ी अच्छा ग्रंथ इनका लिखा हुआ है। कवि जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है, तो ये प्रश्न हम देख चुके हैं, अवधी। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए आप लोग। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा अवधी है। जायसी भक्तकाल के निर्गुण प्राणसी धारा के सूफी कवि हैं। पद्मावत में पद्मावती की प्रेम कथा का रोचक वर्णन, रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन है। यह कड़वक, दोहा, चौपाई पद्धति में रचित ग्रंथ है। मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा आदि हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत में निम्न में से क्या है,
वक्रोक्ति समासोक्ति रूपक है या अन्योक्ति है? तो समासोक्ति है, यानी कि जैसे रचित पद्मावत क्या समासोक्ति कही जाती है, शुक्ल जी ने कहा है। जिसमें समासिक पदों की बहुलता हो समासोक्ति कहलाता है। इनकी रचनाएं अखरावट हम बार बार देख चुके हैं इनको। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम की चिंगारी है? ठीक है, किस मुसलमान कवि की जो रचना है वो प्रेम चिंगारी है? शेख नबी की, जायसी की, नूर मोहम्मद की, नजफ़ अली की? तो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न ये यहाँ पर कि किसकी है? नजफ़ अली की। मुसलमान कवि नजफ़ अली की रचना प्रेम चिंगारी है, जबकि जायसी ने पद्मावत, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती तथा अनुराग वांस, जो शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की थी। प्रेम चिंगारी किसकी है? नजफ़ अली की। पद्मावत महाकाव्य में कौन सी भाषा में लिखा गया? जी हम डिस्कस कर चुके हैं, अवधी भाषा में लिखा गया है ये। मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा का महाकाव्य हम देख चुके हैं। पद्मावती प्रेम विवाह के पश्चात जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है किसमें? पद्मावत में। रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? हम ये चीज़ डिस्कस सबसे पहले ही किए थे। तो कितने सोपान या रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ठीक है, तो हम सब जानते हैं 7 कांड हैं। इनके क्रम पूछ लिया जाता है, क्रम पूछ लेते हैं कि कैसे इसका क्रम है। तो क्रम क्या हो जाएगा ये देख लीजिए आप लोग। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। ऐसे मैंने याद की थी, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, लंका, उत्तर। तो आप लोग भी इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये कड़वक शैली में दोहा चौपाई में लिखा गया महाकाव्य लोकप्रियता से व्याख्या से ये परे है। तो यहाँ पर पूरा क्रम दिया हुआ है। निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? यहाँ पहचानना है हमें। विनय पत्रिका है, कविता रत्नाकर है, काशी है, साहित्य लहरी है। तो हम जानते हैं विनय पत्रिका हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका यह एक गीत काव्य है जो ब्रज भाषा में रचित है। भक्ति रस इसका मूल रस है। ये आपका जूनियर सुपर टेट में ही प्रश्न आया हुआ था कि विनय पत्रिका क्या है? गीत काव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य, इस तरह से प्रश्न बना था यहाँ से। तो साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना, कविता रत्नाकर सेनापति जी की रचना है। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की भक्ति थी? तो दास्य थी, प्रेम थी, सखा थी या घृणा भाव की थी? तो जी हाँ, दास्य भाव की उनकी भक्ति थी। किसकी? तुलसीदास जी की। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो तुलसीदास जी की है। फटाफट से देख लेंगे, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि तुलसीदास जी विनय पत्रिका के जो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली कविदास की रचना है। सागे शबद, रामायणी जो कि बीजक में संकलित हैं। सूरदास की रचना है सूरसागर, सूरसारावली। साहित्य लहरी इनकी कूट पदों का संग्रह कहा जाता है। सूरसागर। रहीम की रचना रासपंचाध्यायी, और रासपंचाध्यायी रहीम की भी है और आपकी नाहवादास की भी है। ठीक है, नंददास की भी रचना है रासपंचाध्यायी नंददास जी की। बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक। अग्नि परीक्षा किस की लेखक की कृति है ये? तो हमें देखना कि अग्नि परीक्षा किसने लिखी हुई है? तो कौटिल्य है, प्रेमचंद, चतुर्सेन है, आचार्य तुलसी हैं। तो देखें किसकी है ये? आचार्य तुलसी की है। यहाँ तुलसी वो नहीं है जो आप तुलसीदास जी समझें, वो तुलसीदास जी नहीं है, ये आचार्य तुलसी अलग हैं। ठीक है, अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी की रचना है, जबकि कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति अर्थशास्त्र है। वैशाली की नगर वधु वयम रक्षाम, सोमनाथ गोली इत्यादि चतुर्सेन शास्त्री जी की उपन्यास हैं। चतुर्सेन शास्त्री हिंदी भाषा के उपन्यासकार हैं। ठीक है, सिए राम सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुगबानी। यह रचना गोस्वामी की किस कृति से, यानी कि ये जो पंक्ति ली गई है किससे ली गई है? गीतावली से, दोहावली से, जानकी मंगल से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? रामचरित मानस से ली गई है। राम काव्य धारा के प्रधान कवि का नाम बताइए, तो कौन हो जाएंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी। विनय पत्रिका के लेखक का नाम क्या है? तो हम जान चुके हैं कि तुलसीदास जी है। विनय पत्रिका की भाषा, प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा जा रहा है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा हो जाएगी। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था।